हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को और साथ में डिस्कस करेंगे क्वींस प्रोक्लेमेशन को। तो हुआ क्या कि अंग्रेजों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को जैसे तैसे सप्रेस किया और फिर ये सोचने में लग गए कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत के लोगों ने रिवोल्ट किया। तो बात ये निकल के आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे इंडियंस पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड थे, चाहे वो आम आदमी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम करने वाला सोल्जर हो या फिर प्रिंसली स्टेट के राजा। तो आम आदमी तो ज़्यादातर इसलिए दुखी थे क्योंकि उनको ये लगता रहता था कि ये अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। वैसे भी क्रिश्चियन मिशनरीज अपना धर्म का प्रचार करते हुए घूम रहे थे, साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके कल्चर पर अटैक कर रही है, नए नए कानून लेकर आ रही है जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट। साथ ही स्कूल में बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो आम आदमी तो डरा हुआ था, लेकिन सिपाही भी कुछ कम दुखी नहीं थे। वो ना तो बियर्ड रख सकते थे और ना ही तिलक वगैरह लगा सकते थे। और यही नहीं, उनको कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए समुद्र पार करवा के दूसरी कंट्रीज में भेजा जाता था। और उस समय हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि अगर आप एक बार समुद्र पार करके दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये एक दिक्कत की बात थी। और जब उनके हाथ में एनफील्ड राइफल दे दी जिसमें गाय और सुअर का मांस होने का शक था, फिर तो पानी सर के ऊपर से निकल गया और ये कारण बना 1857 रिवोल्ट का। अब बात आती है प्रिंसली स्टेट्स की। तो प्रिंसली स्टेट्स के राजा और प्रजा के लिए परेशानी वाली बात ये थी कि अंग्रेज़ों से दोस्ती करो तो ये सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के उन्हें नेक्स कर लेते थे, दोस्ती ना करो तो उन पर अटैक कर देते थे। कैसे भी वो लोग जीने ही नहीं दे रहे थे। मतलब आप दोस्ती करो तो भी फंसो और ना करो तो भी फंसो। तो इन एनी केस प्रिंसली स्टेट्स और उसकी प्रजा की हालत तो बुरी ही थी। इन दोनों टॉपिक्स पर बुक्सतवा चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 1857 रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जा नहीं रहा है और समय की मांग ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही कमांड लेनी पड़ेगी। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया जिसका नाम था एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगस्त 1858 में ये बिल पास हो गया और ऑफिशियली इस बिल को नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट में प्रोविजन ये थे कि सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा काम इस बिल में ये हुआ कि ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे समाप्त किया जाए। बेसिकली पिट इंडिया एक्ट में दो बॉडीज बनाई गई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल अफेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इन दोनों बॉडीज को हटाकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हो गई और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। तो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना लॉर्ड स्टैनली, जो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास एक 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी जो उसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखा जाए तो एक पॉलिटिशियन ही है जो ब्रिटेन की चुनी हुई सरकार में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था। तो उसकी जिम्मेदारी ये है कि मेनली ब्रिटेन में रहकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले। इसीलिए एक नई पोजीशन बनाई गई, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो इंडिया में रहेगा एज अ एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। लेकिन इस एक्ट से पहले इंडिया में जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संभाला करता था। तो अब ये दो पोजीशंस अगर इंडिया में रहती हैं तो इसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि ये दोनों पोजीशन एक ही बंदा हैंडल करेगा। और धीरे धीरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम का डेजिग्नेशन खत्म हो गया और इन दोनों पोजीशन को एक ही डेजिग्नेशन में मर्ज कर दिया गया जिसे वाइसरॉय कहा गया। लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो 1856 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वही इंडिया के पहले वाइसरॉय बना दिए गए।
अब बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पास कर दिया गया था 1858 के अगस्त महीने में ही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया उसी साल के नवंबर महीने में। और उसी दिन इसका अनाउंसमेंट भी इंडियंस को किया गया कि आज से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया जा रहा है और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। इंडिया में लोगों के लिए इस एक्ट में इतने सारे चेंजेस हो गए थे कि लोग बहुत कंफ्यूज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जाने वाली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आने वाला है, ये वो ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ पर चल रही थी। लोग सोच रहे थे कि भाई ये क्या नाटकबाजी चल रही है। तो उनके मन में इतने सारे प्रश्न थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में जॉब करता है, तो वो सोच रहा है कि भाई मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी। सिमिलरली लेट्स से एक प्रिंसली स्टेट ने 2 साल पहले कोई ट्रीटी साइन की है ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उसके मन में भी ये प्रश्न जरूर रहा होगा कि उसकी ट्रीटी जो है वो वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बहुत बड़ा दरबार सजाया गया 1 नवंबर 1858 में। ये दरबार लगाया गया इलाहाबाद में। इस दरबार में इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे उनको बुलाया गया, ज़मींदारों को बुलाया गया और बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, ताकि सब लोगों को ये बात बताई जा सके कि इस एक्ट को अब से लागू किया जा रहा है। और इस एक्ट में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के बिहाफ पर लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समझाया। तो इसी अनाउंसमेंट को क्वींस प्रोक्लेमेशन कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग ने बताया कि ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को अपनी छत्रछाया में ले लिया है। तो लोगों ने कहा कि भैया ये सब तो ठीक है, आप ये बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने से और ब्रिटिश क्राउन के आने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने बताया कि क्वीन विक्टोरिया आप सभी को ये बताना चाहती हैं कि अब से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को हटा लिया गया है और साथ ही आप लोगों को ये प्रॉमिस किया जाता है कि अब से किसी भी नेटिव स्टेट को अनेक्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया कि आम भारतीय लोगों को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में नौकरी दी जाएगी उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पर और बिना किसी भेदभाव के। साथ ही जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की फौज में काम कर रहे थे उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रख लिया जाएगा। तो अब से ये लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पार्ट माने जाएंगे। सबको न्याय मिलेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखेगी कि किसी भी धार्मिक चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। सबको अपना धर्म मानने की इजाज़त होगी, किसी के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कोई भी धर्म मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जैसा कि हमने सभी चार्टर एक्ट्स को समझा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को भी हम 6 मेन हेडिंग्स के थ्रू समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और कुछ और पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब पास हुआ तो उसके पास होने के पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पर ज़रूर पड़ा होगा। और इस तरह हम उन घटनाओं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बैकग्राउंड को। आपको पता ही है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, बट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर होता है 1857 का रिवोल्ट, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1857 रिवोल्ट ने सब बदल के रख दिया और इस रिवोल्ट के रेस्पॉन्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करके खुद ही इंडिया को डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इस्टेब्लिश हो गया। तो 1858 में पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इंडिया में सही ढंग से रूल करने के लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चले आ रहे जो कुछ सरकारी ढांचे हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत है। और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक के बाद एक 3 काउंसिल एक्ट्स पास किए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये था बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था।
देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास होने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने रिप्लेस कर दिया। यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की अब कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, जिसके पास एक 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी भी होती थी जो कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती थी। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन में रहता था, इसीलिए इंडिया में वाइसरॉय जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बिहाफ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। तो इससे रिलेटेड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किसी भी तरह की कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ग्रीन टिक दे सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो, हमने देखा था कि चार्टर एक्ट 1853 में इंडिया में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसमें 4 मेंबर्स थे, करेक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर वाइसरॉय को इंडिया का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना दिया गया। तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में यहाँ कोई चेंज हुआ? तो इसका आंसर ये होगा कि चेंज हुआ नहीं बल्कि चेंजेस हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज तो ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स की संख्या थी उसको बढ़ाया गया, एक मेंबर ऐड हुआ यहाँ पर, यानी अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 5 मेंबर्स हो गए। इसके अलावा 1867 से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल जस्ट एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करती थी, बट अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इन सभी मेंबर्स को अलग अलग पोर्टफोलियोज दे दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स हुआ करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एक्सेट्रा। तो इसकी शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से हुई थी। उस समय 5 मेंबर्स थे और 5 ही पोर्टफोलियोज थे। तो वो 5 पोर्टफोलियोज थे होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू और फाइनेंस। और इसके कुछ समय बाद यानी 1874 में एक नया पोर्टफोलियो ऐड किया गया जो था पब्लिक वर्क्स, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है विद द नेम ऑफ PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर और ऐड किया गया, यानी अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की संख्या बढ़कर हो गई थी 6। इसी के साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंडिया में पहली बार ऑर्डिनेंसेस को इंट्रोड्यूस किया। वाइसरॉय को पावर दी गई कि वो कुछ अर्जेंट मैटर्स में ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं। मतलब अगर वाइसरॉय को लगता है कि कोई अर्जेंट मैटर है जिसमें बहुत जल्दी ही कोई लॉ बनाना है, तो उसमें वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोसेस में ना फंस के सिंपली एक लॉ को पास कर सकता है खुद से, बिना किसी की मंजूरी के। और ये लॉज बेसिकली टेम्प्रेरी लॉज की तरह काम करेंगे और 6 महीने तक वैलिड रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। आप देखो कि 1861 से अब 2020 चल रहा है और ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं और समय समय पे हमारे प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर ऑर्डिनेंसेस को इशू करते हैं, तो ये आज भी वैलिड है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के चेंजेस तो हमने देख लिए। अब देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का क्या हाल है। देखो, चार्टर एक्ट 1853 में आपने देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में गवर्नर जनरल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स और कमांडर इन चीफ के अलावा 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स हुआ करते थे। तो इस तरह 6 एग्जीक्यूटिव और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स यानी टोटल 12 मेंबर्स मिलकर लेजिस्लेटिव फंक्शंस किया करते थे और ये काइंड ऑफ एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज हुआ और वो ये कि गवर्नर जनरल की जगह अब वाइसरॉय को बैठा दिया गया। बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत ही मेजर चेंजेस किए। एक एक करके देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में देखा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को 6 कर दिया गया था, करेक्ट। तो एक चेंज तो यही हो गया। इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स वाला जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर एडिशनल मेंबर्स लाए गए जिन्हें वाइसरॉय खुद नॉमिनेट करता था। और इन एडिशनल मेंबर्स में से कुछ ऑफिशियल्स मेंबर्स हुआ करते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मेंबर्स आप उनको बोल सकते हो जो कि ब्रिटिश सिविल सर्विसेज या फिर ब्रिटिश मिलिट्री सर्विसेज में काम कर रहे होते थे,
जबकि नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स नहीं थे, मतलब जो सिविल सर्विसेज या मिलिट्री सर्विसेज से जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी थी कि जो मेजोरिटी है वो ऑफिशियल मेंबर्स की रहेगी, और ये जो मेंबर्स हैं चाहे ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, इनकी जो टर्म थी वो थी 2 साल, यानी अगर कोई भी नॉमिनेट होकर आता है तो 2 साल तक रहेगा। उसके बाद नए मेंबर्स नॉमिनेट होकर आएंगे और उनको भी वाइसरॉय ही नॉमिनेट करेगा ऑब्वियसली। और ये भी कहा गया कि ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनकी टोटल संख्या 6 से 12 के बीच हो सकती है, यानी मिनिमम 6 हो सकते हैं और मैक्सिमम 12। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडियंस भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के मेंबर बन सकते थे? तो इसका आंसर है जी नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस अलाउड नहीं थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, तो क्या इंडियंस को एडिशनल मेंबर्स बनना अलाउड था? हाँ, ये पॉसिबल था। इंडियंस जो हैं वो एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे। इनफैक्ट जो पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किया था। तो ये सारे लोग जो हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पर, एडिशनल मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, वाइसरॉय, ये सब मिलाकर 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के हिसाब से इंडियन लॉ मेकिंग मशीनरी के पार्ट थे। अगेन ये भी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करता था। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कहने के लिए ये बहुत बड़ा चेंज था, लेकिन फिर भी हमारे इतने बड़े देश के लिए सिर्फ ये 15-16 लोग लॉ बना रहे थे। और फिर ये 15-16 लोग कोई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, इन्हें तो वाइसरॉय ने नॉमिनेट किया था। तो बेशक इनमें 3 इंडियंस थे, बट कहा जा सकता है कि ये भी वाइसरॉय के कुछ खास आदमी ही रहे होंगे। वैसे ये जो 3 नॉमिनेट होके आए थे ये वाकई में खास आदमी थे। ये 3 लोग थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव में किसी भी तरह के कोई भी फाइनेंशियल डिस्कशंस अलाउड नहीं थे। जैसे आज की डेट में पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो उसकी शुरुआत अभी तक 1861 काउंसिल एक्ट के हिसाब से नहीं हुई है, और ना ही किसी एडिशनल मेंबर्स को किसी एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन पूछने का हक था। यानी एग्जीक्यूटिव्स अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एडिशनल मेंबर्स कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। तो हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बहुत सारे चेंजेस हुए। अब देखते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में कुछ चेंजेस हुए कि नहीं। 1833 से पहले हमारे देश में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए लॉ वहाँ की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाते थे, बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में लॉ मेकिंग को सेंट्रलाइज कर दिया गया था, यानी प्रोविंसेस के लिए भी सेंट्रल लेजिस्लेचर ही लॉ बनाने लगा। यानी चार्टर एक्ट 1833 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को वापस से रिवाइव किया गया। तो अब मद्रास और बॉम्बे की प्रोविंशियल लेजिस्लेचर फिर से वहाँ के लिए लॉज बनाने लगी। इसी के साथ साथ कुछ और जगहों पर भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बनाई गई, जैसे कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। और हाँ, यहाँ पर भी हर एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में वो एडिशनल मेंबर्स, ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स वाला कंसेप्ट रखा गया, और मेंबर्स कितने होंगे वो हर जगह पे अलग अलग थे। उसमें ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेशन और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस किए। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिलिट्री, रिलीजन, फॉरेन अफेयर्स और पब्लिक रेवेन्यू, अगर कोई भी बिल इन टॉपिक से रिलेटेड था तो उसे पास होने के लिए वाइसरॉय की मंजूरी ज़रूरी थी। वाइसरॉय की मंजूरी के बिना इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था। और हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर से पास हो जाता था तो वो लॉ बन जाता था। बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर चाहे तो सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा पास किए हुए किसी भी लॉ को रद्द कर सकता था। ये पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास थी। तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इल्बर्ट बिल को, जिसे व्हाइट म्यूटिनी 1883 के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द मेन रीजंस है जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं साल 1883 में, और इस समय वाइसरॉय है लॉर्ड रिपन, जो इंडिया के वाइसरॉय रहे 1880 से 1884 तक। लॉर्ड रिपन एक बहुत ही लिबरल यानी उदारवादी इंसान था, और लॉर्ड रिपन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लॉ मेंबर है सर कर्टनी पेरेग्रीन इल्बर्ट, शॉर्ट नेम सीपी इल्बर्ट। यहाँ पर हमें ये याद आना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का लॉ मेंबर का जो कंसेप्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में शुरू हुआ था, और पहला लॉ मेंबर था लॉर्ड मैकॉले। ये सब मैंने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, नाउ कमिंग बैक टू इल्बर्ट लॉ। बेसिकली सीपी इल्बर्ट जो लॉ मेंबर है उसी ने ये बिल ड्राफ्ट किया था,
और इसीलिए इल्बर्ट के नाम पर इस बिल को इल्बर्ट बिल कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यार ये लॉर्ड रिपन क्या देवता आदमी है? बिल का नाम ही इसने इल्बर्ट के नाम पर रखवा दिया, खुद कोई क्रेडिट ही नहीं लेना चाहता ये बंदा। लेकिन एक बात पक्की है, देवता हो या ना हो, आदमी समझदार जरूर है, क्योंकि इल्बर्ट बिल के इंट्रोडक्शन के साथ ही सर इल्बर्ट का स्वागत तो जूते और चप्पलों से ही हुआ। बेसिकली इल्बर्ट बिल के इंट्रोडक्शन के साथ ही इस बिल को भयंकर क्रिटिसिज्म और अपोजिशन झेलना पड़ा। इस बिल को ना सिर्फ उन ब्रिटिश लोगों ने क्रिटिसाइज किया जो इंडिया में रहते थे, बल्कि ब्रिटेन में रहने वाले ब्रिटिशर्स ने भी इसको बहुत क्रिटिसाइज किया। तो ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर कि ऐसा क्या था इस बिल में जिसे ब्रिटिशर्स ना सिर्फ रोक देना चाहते थे, बल्कि इसके कारण एक भारी भरकम कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई थी। इस बिल का मेन उद्देश्य था ज्यूरिसडिक्शन से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, यानी जज काला हो या गोरा, पावर्स दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। बेसिकली ये बिल इंडिया के एग्जिस्टिंग लॉज को बदलना चाहता था, ताकि इंडियन जजेस और मजिस्ट्रेट भी उन ब्रिटिशर्स पर फैसला सुना पाएं जिन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की है और जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। होता क्या था, इससे पहले कभी भी इंडियन जजेस इंडिया में रहने वाले यूरोपियंस के केसेस हैंडल नहीं कर सकते थे, एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के केस में था। मतलब प्रेसिडेंसी टाउन में तो इंडियन जजेस यूरोपियंस के केसेस की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन छोटे मोटे टाउन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इंटीरियर अंदर दूर दराज के एरियाज में इंडियन जजेस को यूरोपियंस के केसेस को हैंडल नहीं करने दिया जाता था। रिपन क्योंकि एक उदारवादी इंसान था, तो उसने ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की इच्छा जताई। इसीलिए लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल को 1883 में इंट्रोड्यूस किया, लेकिन भारी ओपोजिशन के कारण इसको विड्रॉ करना पड़ा। और एक बार फिर से 1884 में दोबारा इल्बर्ट बिल को लाया गया, लेकिन बहुत सारे चेंजेस के बाद ये बिल 1884 में पास किया गया था एक डाइल्यूटेड फॉर्म में। लेट्स सी कि यहाँ पे ये पूरी कंट्रोवर्सी थी क्या, आखिर क्यों ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडियन जजेस उनके केसेस को हैंडल करें। यहाँ पर इल्बर्ट बिल को लेकर सबसे ज़्यादा बवाल मचाया था नारी शक्ति ने, यानी इंडिया में रहने वाली ब्रिटिश औरतों ने, क्योंकि उस समय ऐसी रूमर्स थी कि 1857 रिवोल्ट के दौरान इंडियन सिपाहियों ने ब्रिटिश लड़कियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर दिए थे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, तो ऐसे केसेस में ब्रिटिश महिलाएं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इंडियन जजेस के सामने आने से। मे बी इंडियन जजेस के बारे में सोचते ही उनके दिमाग में इंद्रजीत चड्ढा की इमेज आ जाती होगी, और फिर ऐसे में तो किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि उनको इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इंडियन जजेस एक निष्पक्ष फैसला कर पाएंगे इन मामलों में। इसके साथ साथ क्योंकि उस टाइम पर मोस्टली जजेस बंगाली थे, तो ब्रिटिश औरतों ने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने बंगाली लोगों के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में कहा, ये बंगाली लोग जो हैं ये अपनी बीवियों को तो ठीक से ट्रीट कर नहीं पाते, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते, तो ब्रिटिश औरतों के साथ सही व्यवहार करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इस लड़की दामिनी ने जो कहानी सुनाई उसमें सच्चाई है या नहीं, इसने क्या देखा क्या नहीं देखा वो बाद में देखा जाएगा। ब्रिटिश औरतों के साथ साथ इस बिल को इंडिगो और चाय के बागानों के मालिकों ने भी बहुत अपोज किया। बेसिकली ये लोग इंडियंस को बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह रगड़ते थे, और अगर किसी तरह कोई इनके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दे तो क्योंकि जज इनका अपना आदमी होता था तो मामला निपट जाता था कुछ ले देकर। लेकिन अगर इल्बर्ट बिल के कारण कोई इंडियन जज आ गया तो इनकी मुश्किल बढ़ सकती थी। तो ये लोग इल्बर्ट बिल को रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और ब्रिटेन में बैठे हुए लोगों की इस बिल से ईगो हर्ट हो गई थी कि अब ये काले हमें फैसला सुनाएंगे। तो ये बन गया था उनकी नाक का सवाल। तो बस चारों तरफ से इल्बर्ट बिल रुकवाने का प्रेशर बना ही हुआ था, और इंडियंस बेचारे एक कोने में बैठकर इन सारे इवेंट्स को देख रहे थे। फाइनली इस दबाव के कारण 1884 में इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया, और ब्रिटिश रेसिस्ट फोर्सेस के सामने रिपन ने फाइनली सरेंडर कर दिया। इसके बाद एक पूरी तरह से डाइल्यूट किया हुआ बिल वापस से लाया गया 1884 में, जो एक्चुअली में पास भी हुआ। और इस अमेंडेड इल्बर्ट बिल का एक्चुअल नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884।
इस बिल के हिसाब से अगर आप कोई भी इंडियन जज किसी भी मामले में यूरोपियन क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहा है तो ज्यूरी में कम से कम 50% यूरोपियंस होने चाहिए। तो लॉर्ड रिपन और इल्बर्ट करने आए थे कुछ और हो गया कुछ और, क्योंकि इल्बर्ट बिल ने मैजिस्ट्रल पावर्स एंड फंक्शंस में एक नए प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया, और वो ये कि अब से इंडियन मैजिस्ट्रेट और जजेस अगर कोई भी क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रहे हैं जिसमें सस्पेक्ट एक यूरोपियन है तो उन्हें जूरी सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एक से ज़्यादा जजेस की बेंच होगी जिसमें एटलीस्ट 50% यूरोपियंस होंगे, जबकि ये रूल यूरोपियन जजेस के लिए लागू नहीं होता था। इस अमेंडमेंट बिल से नाराज ब्रिटिश कम्युनिटी तो खुश हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इल्बर्ट बिल की वजह से जो कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद इल्बर्ट बिल की जो हालत हुई उसे इंडियंस बड़े गौर से देख रहे थे और पढ़ रहे थे। एजुकेटेड इंडियंस के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रेशियल इक्वालिटी की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है, और उन्हें समझ आ गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये काले और गोरे का फ़र्क मिटाना ही नहीं चाहती, और इससे इंडिया के लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो और बढ़ गई, जिसे हम ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहते हैं। और अल्टीमेटली एक कारण बनी कि सभी इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड लोग एक साथ आएँ और ब्रिटिशर्स से उन्हीं की भाषा में फाइट करें, और इसके चलते 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई।